अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। सही है। पिछली लेक्चर में, बल्कि 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम इंडिविजुअल डेटा, और फिर उसके बाद लेक्चर में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट ग्रुप डेटा और फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा और फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। तो चलो शुरू करते हैं। सही है। ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। तो कैलकुलेशन सीखने के लिए मैं एक सादा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी बुक से, तो फिर वो एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, वो स्टेप्स आपके सामने करवाता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर हमें चाहिए ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा तो कौन सी स्टेप्स लेनी है और कब लेनी है और कैसे लेनी है। सही है। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग द एग्जांपल। ये है ग्रुप्स। ये फर्स्ट ग्रुप है फ्रॉम 10 to 19, और दूसरा है 20 to 29, तीसरा है 30 to 39, चौथा है 40 to 49, और फिर 50 to 59 इज द लास्ट ग्रुप। सही है। सो these are the groups, and the corresponding frequencies are, frequency फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये 15 है, दूसरी क्लास की 35 है, तीसरी क्लास की 45 है, चौथी क्लास की 25 है, और आखिरी क्लास के हैं 12। सही है। So this is the data sheet from which we have to compute the geometric mean. This is the continuous frequency distribution, and from this frequency distribution we have to compute geometric mean. सही है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्टेटिस्टिक्स में सही तरीका ये है, अच्छा आसानी, इस तरीके में आसानी है कि मतलब हम पहले फार्मूला लिख लें। सही है। फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूले पे फोकस करेंगे कि अच्छा इस फार्मूले में कौन कौन से स्टेप्स है, हमें कौन कौन सी स्टेप्स करनी है। सही है। तो इसके लिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, और ये भी जहन में याद रखे कि कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे डिस्क्रीट हो और चाहे कंटिन्यूस हो, सही है, दोनों का फार्मूला एक जैसा है। सही है। तो बस यही जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने जो फार्मूला लिखा था ज्योमेट्रिक मीन का, वही फार्मूला अभी हम इधर भी लिखेंगे। ठीक है। हाँ, तो वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। वो फार्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन is equal to NT log into summation f into log of x divided by summation f. So this is the formula for the geometric mean in case of continuous group data. सही है। अभी हम इस फार्मूला पे फोकस करेंगे। अगर हमको इस फार्मूले का रीडिंग आ गया ना कि ये फार्मूला है और इसके अंदर ये स्टेप्स करने हैं, तो समझो कि आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ ही गया। सही है। हाँ, ये फार्मूला रीडिंग जो है ना, ये सीख ले कि ये फार्मूले का डिमांड क्या है, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। सही है। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स हम कर लेंगे, फिर इस फार्मूले में वो वैल्यूज़, वो नंबर्स, वो क्वांटिटीज डालेंगे, तो बस हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सही है। सो इफ वी फोकस अपॉन दिस फार्मूला, सो व्हाट डू वी नीड इन द न्यूमरेटर ऑफ दिस फार्मूला? वी नीड समीशन f into log of x in the numerator, and we need summation f at the denominator. सही है। इस ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, ओवर इस नीचे वाले को डिनोमिनेटर। सही है, ये कहते हैं। सही है। तो अभी अगर हम इस फार्मूला को देख लो, फिर डेटा सेट को देख ले, तो एक क्वेश्चन जहन में आता है कि इधर है f, तो f तो इधर है log ऑफ x, तो x तो है ही नहीं, फिर उसका log किस तरह लेंगे? तो
तो यही पॉइंट है जो डिफरेंट है फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यही फ़र्क है। उधर हमें डायरेक्ट एक्स दिया होता है, उसकी एक्स की डिस्क्रीट वैल्यूज दी होती है, इधर एक्स नहीं होता है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन ग्रुप से एक्स निकालते हैं। तो एक्स के लिए हम क्या करते हैं, इन क्लासेस का हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं। सही है, मिड पॉइंट्स इस क्लास का ये लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। सही है, जिस तरह मैंने आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में बता दिया कि इस क्लास का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 10 से लेकर 19 तक ऑब्जर्वेशन में इस 15 ऑब्जर्वेशन इस ग्रुप में आई है। एक डेटा सेट है जिसमें 10 से लेकर 19 तक 15 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अभी हमें पता नहीं कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है। वो तादाद पता है, ऑब्जर्वेशन का बजाते खुद पता नहीं है। सही है, समझ आई बात। इस क्लास में, इस फर्स्ट क्लास में 15 ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की तादाद का पता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बजाते खुद वो 15 कौन कौन सी थी हमें पता नहीं है। इस तरह दूसरी क्लास में 20 से लेकर 29 तक 35 ऑब्जर्वेशन है। We know the number of observations falling in the second class, but we don't know exact those 35 observations. उन 35 observations का बजाते खुद हमें पता नहीं कि कौन कौन से थे। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम कहते हैं वो वाली जो लेन देन वाली बात है ना, कि हम कहते हैं कि चलो 10 भी नहीं है, 15 बार आया है और 19 भी नहीं लेते, चलो इसका दरमियान ले लेते हैं, इन दोनों का दरमियान ले लेते हैं कि चलो इसका जो दरमियानी नंबर है वो 15 बार आया है। फिर इस तरह सेकंड क्लास का जो दरमियानी नंबर है, जो बीच वाला नंबर है, जो मिडल में आता है, सेंटर में आता है, चलो हम ले लेते हैं कि वही 35 टाइम आया है। और इस तरह हर क्लास के लिए ये एज्यूम करते हैं, ये एजम्पशन है कि चलो ना ये ना भी सही, ये अपर वाला भी ना सही, इसका जो बीच में आता है, जिसका सेंटर में आता है, जिसका मिड में आता है, वही नंबर इतनी बार रिपीट हुआ इस फ्रीक्वेंसी के लिए। सही है, तो इसके लिए हम ये एक्स फाइंड करते हैं, डिनोट करते हैं हम किससे, एक्स से, और इसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट्स भी कहते हैं। सही है, मिड पॉइंट्स। सही है, और मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क भी कह सकते हैं, क्लास मार्क्स। ये दोनों एक में एक नाम लिखना है हमने, लेकिन आपको समझाने के लिए चलो फर्स्ट टाइम मैं दोनों लिख देता हूं, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स दोनों का एक ही मतलब है, या आप क्लास मिड पॉइंट्स कह दे या क्लास मार्क कह दे। सही है, तो अगर हम क्लास मार्क्स या क्लास मिड पॉइंट, आपने दोनों नहीं लिखना है। अगर आपने इस तरह इंग्लिश में लिखना है, स्पेलिंग के साथ लिखना है, तो आप या क्लास मार्क्स लिखे या क्लास मिड पॉइंट्स ही लिखे, एक ही। और अगर सिंपल से लिखना है तो फिर एक्स ही काफ़ी है। सही है, अच्छा, तो अगर हम फर्स्ट एक्स को फाइंड करते हैं कि एक फर्स्ट एक्स क्या होगा, सो दिस एड दीज टू 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, सो वी विल गेट द आंसर। सही है, इससे 29 आ जाएगा। सही है, और इसका मिड क्या आ जाएगा 14.5। अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ना तो ये आ जाएगा 14.5। सही है, दूसरी क्लास के लिए भी वही करेंगे, ये लिमिट और ये लिमिट ऐड कर लेंगे, 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, so this will give us what, this will give us 24.5। सही है, ये देगा 24.5। सही है, फिर तीसरा हो जाएगा 30 प्लस 39 divided by 2, so if we add them and their total, when we divide it by 2, so we will get what, we will get 34.5। सही है, ओके। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, लिख इट प्लीज। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, इस क्लास और इस क्लास का डिफरेंस कितना है, इंटरवल कितना है, ये 10 है, दूसरी क्लास का भी 10 है, तीसरी क्लास का भी 10 है, ये यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल हो गया। अगर सारे क्लासेस में कांस्टेंट क्लास इंटरवल है, सेम क्लास इंटरवल है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल। सही है, तो अगर यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल है, प्लीज जरा सुन ले, तो बजाय इस कैलकुलेशन के हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। अगर फर्स्ट हमने निकाल दिया ना, फर्स्ट नंबर हमने कैलकुलेशन की मदद से निकाल दिया, तो फिर इस फर्स्ट के साथ अगर ये क्लास इंटरवल हम ऐड कर ले 10 वाला, तो ये आ जाएगा। लुक एट, कैलकुलेशन से भी आता है,
लेकिन ये बस ज़रा आसानी है, कैलकुलेशन से बचने के लिए एक ट्रिक है। समझ आई बात? पहला नंबर आ गया, उसके बाद 10 उसके साथ 10 ऐड करो तो दूसरा जाएगा, दूसरे के साथ 10 ऐड करो तीसरा जाएगा, इस तरह तीसरे के साथ 10 ऐड करो तो चौथा आ जाएगा, और चौथे के साथ 10 ऐड करो तो पांचवा आ जाएगा। सो दिस इज द ट्रिक। इफ यू डू दिस बाय दिस वे और बाय डूइंग द कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप ये ट्रिक यूज करते हैं और या हर का कैलकुलेशन कर देती है। सही है, लेकिन शर्त कौन सा है? शर्त यही है अगर हर क्लास में इंटरवल जो है ना वो कांस्टेंट हो, 10 है तो 10 10 हो, 5 है तो 5 5 हो, 8 है तो इधर भी 8 हो, इधर भी 8 हो, इधर भी 8 हो, इधर भी 8 हो, सारों में अगर वही कांस्टेंट क्लास इंटरवल है, सो दिस इज द ट्रिक। समझ आई बात? हाँ, अच्छा सही। तो अभी इसके बाद अगर हम देख ले तो अभी x आ गया सामने, जो x हमें फार्मूले में चाहिए था वो x अभी नजर आ गया है। सही है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस x के हम लॉग लेंगे नेक्स्ट कॉलम में। सही, सो वी विल टेक लॉग ऑफ x। बस यही एक पॉइंट था, यही एक कैलकुलेशन थी जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जरा डिफरेंट था, तो हमने कर दिया। सही है, अभी इनका हम लॉग लेंगे। What do I mean? Log of 14.5। सही है, तो अगर हम इसका लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा नहीं, इसके साथ f भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, आप हेल्प कर ले प्लीज, मोबाइल से कर ले ये। अगर हम इसका लॉग लेंगे ना तो ये मैं आपको करवा देता हूँ, इस बुक में f के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है डायरेक्ट, तो आपको समझ नहीं आ जाएगा। सही है, तो ये आ जाएगा log ऑफ 14.5, तो ये 1.16। अभी दूसरे का लॉग लो, log ऑफ 24.5, ये क्या देगा? ये भी 1 पॉइंट ही में आंसर देगा, 1.38। सही है, फिर log ऑफ इसका कर ले 34.5 का कर ले, ये भी 1 में आ जाएगा, 1.53। सही है, फिर जो है ना ये वाला कर ले, log ऑफ 44.5 कर ले, 1.64, और ये लास्ट वाला कर ले, log ऑफ 54.5 कर ले, 1.73। तो ये हमारे पास आ गया लॉग। सही है, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ये लॉग वाला। सही, अभी हमें f से मल्टीप्लाई करना है भी है। सही है, अभी हम f से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ये log ऑफ x और इस f को मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैं चलो आपको एक लिख देता हूं, तो फिर बाकी डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन एक को मैं लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा f into log of x. What does it mean? It means the first 15 must be multiplied by 1.16. So the answer is 17.4205. 17.4205. So this is the way. Okay. Next, this 35 shall be multiplied by 1.38. So the answer will be 48.6208। सही, और फिर इस तरह इसको भी करना है। इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 45 मल्टीप्लाइड बाई 34.5। ये कर सॉरी दैट 34.5, 1.53 लाख वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। सही है, इधर जरा ध्यान देना है, कभी कभार इस तरह गलतियां हो सकती है। सही है, ये 45 और लाख वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। मैंने गलती से ये वाला मल्टीप्लाई की ना, तो ये नहीं, लाख वाली वैल्यू, दिस विल बी 1.53। सो द आंसर वुड बी, क्या जाएगा आंसर? ये आ जाएगा 41.2090, 41. हाँ 69. क्या जाता है? हाँ 69.2019।
ये 69.2019 सही है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.64, इसका क्या आंसर आता है 41.2090 सही है। और लास्ट जो आएगा वो दिस विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी 1.73, सो दिस विल गिव अस व्हाट 20.8368, so this is the column. Okay, so the last thing, if we add this, so symbolically this will become with this name, इस नाम के साथ, ये नाम है ना इस कॉलम का, तो इसके साथ हम जस्ट सम लगाएंगे, so this will become sum if into log of x is equal to, इसका अलजेब्रिक नाम हो गया, सही है, ये अलजेब्रिक नेम हो गया इस कॉलम का। और न्यूमेरिकली क्या होगा, ये इन सारों को हम ऐड कर लेंगे आपस में, सो द टोटल विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 197.2890, so this is the total. Now this is, look at the numerator, सही है। न्यूमरेटर में क्या चाहिए था, समीशन इफ इनटू लॉग ऑफ एक्स, तो समीशन इफ इनटू लॉग ऑफ एक्स इधर आ गया, और उसका न्यूमेरिकल नंबर वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है इसकी, यही वो। अभी नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, समीशन एफ चाहिए, तो इस एफ को अभी हम ऐड कर लेंगे। तो अगर हम इस ऐड को टोटल करते हैं तो टोटल क्या मतलब है कि जो एफ है इसके साथ समीशन लगाओ, तो ये आ जाएगा 132, सही है, बस काम खत्म। अभी इस फार्मूले में वैल्यूज डालने हैं, ठीक है। तो ये होगा एंटीलॉग ज्योमेट्रिक मीन विल इक्वल टू एंटीलॉग, और ये हो जाएगा 197.2890 डिवाइड बाई 132, ठीक है। नेक्स्ट क्या जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन एंटीलॉग, इन दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें देगा 1.4946, समझ आई बात। और फाइनली इसका भी एंटीलॉग लेंगे इस नंबर का, तो इस नंबर का जब हम एंटीलॉग लेंगे तो दिस विल गिव अस व्हाट, अभी एंटीलॉग की लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम ले लेते हैं ना एंटीलॉग की जरूरत नहीं है, सही। अभी अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करते तो ये खत्म हो गया, तो अभी जब हम इसे अप्लाई कर देते हैं तो ये दे देता है 31.23, सो दिस इज द वेरी फाइनल आंसर फॉर दिस एग्जांपल। तो क्या आ जाएगा 31.23, सही है। तो वही जस्टिफिकेशन वेरिफिकेशन है ना, अगर हम देखते हैं ना, अगर हम देख ले तो फिर ये 31.23 कि कौन सी क्लास में आता है, इस क्लास में ना 30 और 39 वाली भी, दिस इज इन द सेंटर, 2 क्लासेस से छोटे हैं और 2 क्लासेस या 2 ग्रुप्स इससे बड़े हैं, तो ये ज्योमेट्रिक मीन सेंटर में ही आता है, सही है। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रफ वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन कि हाँ ज्योमेट्रिक मीन सेंटर में ही आ गया है, तो हम बिलीव कर सकते हैं कि अच्छा ये ठीक हो सकता है, सही है। सो दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, सही है। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा से इस तरह हम कंप्यूट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।